This article, as you can see the graph, is titled as Black Body Radiation Spectrum. Let us first understand the terms involved. Black body means the body which absorbs all the heat incident upon it, as well as it emits the entire heat which is available with it. So it's a good absorber and a good emitter too. 100% absorption, 100% emission. Black body is the ultimate, क्योंकि वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करता है, पूरा का पूरा एमिट करता है. जो बॉडी ऐसा नहीं कर सकता है ब्लैक बॉडी के अलावा, उनको हम लोग ऑर्डिनरी बॉडीज ऐसा बोलते हैं. ब्लैक बॉडीज के एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे हैं. लैम्प ब्लैक हो गया, द सन, टार रोड, सैंड इन द डेजर्ट, ये सब ब्लैक बॉडीज के एग्जांपल है. आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी भी देखा था, फेरीज ब्लैक बॉडी. तो इन सभी ब्लैक बॉडीज में जो रेडिएशन स्पेक्ट्रम है, देखो हम लोग डिफाइन करते समय तो बोलते हैं कि अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स 100%, बट इसका दूसरा साइड ये भी है कि इट इज अ बॉडी विच एमिट्स 100% और रेडिएट्स 100%. तो जब भी वो हीट रेडिएट कर रहा है, तो ये हीट जो रेडिएट हो रहा है वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो रेडिएट हो रहा है, इसमें सारे वेवलेंथ्स आपको दिखेंगे. नाउ व्हेन आई से ऑल द वेवलेंथ्स, ऑल द पॉसिबल वेवलेंथ्स, आई मीन मेनली फॉर अस द विजिबल वेवलेंथ्स. अभी विजिबल वेवलेंथ्स हमारे लिए जो है वो कौन सा होता है? विबग्योर. सी, वेवलेंथ मीन्स कलर, कलर मीन्स वेवलेंथ, wavelength means color, color means wavelength. So when I say a black body when is giving out or radiating the heat, it is giving out all these possible wavelengths, and all the wavelengths are emitted by black body turn by turn. और ये कैसे रेडिएट करता है? That is black body radiation spectra. But it is a graph between radiant power per unit wavelength. देखो radiant power क्या होता है? Q by AT. Q upon AT मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बट दैट इज फॉर यूनिट वेवलेंथ फाइंड करना है, एंड यू हैव टू प्लॉट इट वर्सेस वेवलेंथ. सो इट्स अ ग्राफ ऑफ रेडिएंट पावर पर यूनिट वेवलेंथ वर्सेस वेवलेंथ, सो दैट अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, अभी ग्राफिकली बात करो, ग्राफिकली मैंने आपको सिखाया था, रादर यू नो इट, ग्राफिकली हम लोग को दो चीज मिलता है, एक स्लोप, दूसरा एरिया. स्लोप कैसे मिलता है? डिवीजन से, y क्वांटिटी अपॉन x क्वांटिटी. यहाँ पे हम लोग को स्लोप नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको एरिया चाहिए. तो एरिया अंडर द ग्राफ कैसे मिलता है? y क्वांटिटी इनटू x क्वांटिटी. सो व्हाट इज y क्वांटिटी? r बाय लैम्प. व्हाट इज x क्वांटिटी? लैम्प. अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा? r. r मीन्स व्हाट? रेडिएंट पावर. तो इस ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर दिस ग्राफ इज गिविंग यू रेडिएंट पावर, that is Q by AT, and that is the amount of heat which is radiated per unit area per unit time. मैंने radiant power के definition में ये explain किया था. You can revert back to that once again if you have forgotten कि what is radiant power, और please उसको यहाँ पे connect करो. So this is the graph of R by lamp versus lamp called as black body radiation spectrum. It basically deals with the physical process of heat radiation, thermal radiations coming out of a body and giving out different wavelengths. अच्छा, अभी ये ग्राफ का ट्रेंड कैसा है देखो, हाउ इज अ वेरिएशन. मैं एक ग्राफ आपको एक्सप्लेन करूंगा और बाकी सब आप समझ जाओगे. एक्चुअली ट्रेंड ऐसा है कि ये जो विबग्योर है, विबग्योर, ये हम लोग को उल्टा सीक्वेंस में मिलता है यहाँ पे, दैट इज रॉयजीबिव. विबग्योर का उल्टा क्या होता है? रॉयजीबिव. ROYGBIV, विबग्योर का एग्जैक्ट उल्टा. मतलब इट हैज बीन ऑब्जर्व, ये ल्यूमर एंड प्रिंगशाइन इनके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस में उनको दिखा था. ल्यूमर एंड प्रिंगशाइन, दे ऑब्जर्व्ड दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, बट उसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन कोई दे नहीं पाया था इन देयर टाइम. अनदर साइंटिस्ट हु टर्न्ड अप लेटर, वीन, WEIN, वीन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दिए, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ्स के लिए थे. शॉर्ट वेवलेंथ मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के लिए थे. एंड लॉर्ड रेली, यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम, रेलीज क्राइटेरिया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के टाइम पे, लॉर्ड रेली गेव द सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर शॉर्ट वेवलेंथ्स एज वेल एज लॉन्ग वेवलेंथ्स. अभी शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है कि छोटा वेवलेंथ मतलब हाई फ्रीक्वेंसी. जितना छोटा वेवलेंथ रहेगा उतना फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा, जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना एनर्जी भी ज्यादा.
तो वीन के एक्सपेरिमेंट में और एक्सप्लेनेशन में ये हायर टेम्परेचर सो हायर एनर्जी सो हायर फ्रीक्वेंसी आए थे, इसका मतलब लोअर वेवलेंथ आए थे, शॉर्ट वेवलेंथ। वीन कुड एक्सप्लेन दैट। इससे हम लोग आगे वीन्स लॉ एस्टैब्लिश करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले जो वीन ने एस्टैब्लिश किया। नाउ लेट अस सी ये रॉयजे-बिफ का हम लोग को जो ऑब्टेन यहाँ पे होता है वो किस तरीके से होता है। आई विल एक्सप्लेन यू वन ग्राफ। दिस ग्राफ इज आर बाय लैम वर्सेस लैम। लैम इज इन नैनोमीटर। अच्छा, नैनोमीटर का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में करूँ, ये देखो ये 500 नैनोमीटर है, मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम। ये 1000 नैनोमीटर है, मतलब 10,000 एंगस्ट्रॉम। लेट मी टेल यू बिफोर आई बिगिन विद द नेचर ऑफ द ग्राफ कि 5000 एंगस्ट्रॉम और 10,000 एंगस्ट्रॉम, इसके बीच में रेड कलर, मतलब बहुत सारे कलर्स आएंगे, लेकिन रेड जो अल्टीमेट है अपने विजिबिलिटी के लिए, विबग्योर, वो रेड कलर का वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम लगभग, वो 5000 से 8000 10,000 के बीच में यहाँ पे आएगा। सो रेड कलर का वेवलेंथ यहाँ पे अवेलेबल है। बिफोर दिस 1000 कितना है उसका नैनोमीटर में? 800 नैनोमीटर। रेड कलर 800 नैनोमीटर। तो 500 से 1000 के बीच में यहाँ पे रेड कलर का वेवलेंथ है। फिर रेड से आप यहाँ पे नीचे आओगे किसकी तरफ? वायलेट की तरफ। तो 800 से लेकर वो कम होते होते 700, 600, 500, फिर 400। ये जो 400 नैनोमीटर है ये वायलेट कलर का लगभग अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ। सो 500 से यहाँ पे लेफ्ट में यहाँ पे कौन सा है? 400 नैनोमीटर, दैट इज वायलेट कलर का वेवलेंथ है। सो 400 टू 800 नैनोमीटर ये आपका पूरा विजिबल रेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया है, वो आपको समझना है क्योंकि मैंने ना पीक पॉइंट्स मार्क किए हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, ये जो 500 से पहले और यहाँ पे 1000 से पहले ये जो रेंज हम लोग को मिल रहा है, इस रेंज में आपको पूरा विजिबल वेवलेंथ रेड से लेकर वायलेट तक ऐसा उल्टा मिलते जाता है। और वो कैसे मिलता है? लेट अस ऑब्जर्व दैट। अगर हम लोग ब्लैक बॉडी को एक टेम्परेचर पे रखें, मैंने अलग अलग टेम्परेचर्स का बात किया है। अच्छा, ये रेडिएंट पावर जो हम लोगों ने डिफाइन किया है, ये कांस्टेंट हर एक बॉडी के लिए, ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिफाइन किया था। इफ यू रिमेंबर, क्यू हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो डिपेंड करता है टी माने टेम्परेचर, फिर नेचर, फिर एरिया और टाइम। बट टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए फॉर अ गिवन बॉडी यू विल हैव दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ। और इस ग्राफ से ये भी पता चला कि वो नेचर पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो सिर्फ वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ये जो रेडिएंट पावर है हायर टेम्परेचर्स का मैं बात कर रहा हूँ, नॉट एट लोअर टेम्परेचर्स। एट हायर टेम्परेचर देखो 3000 केल्विन, 4000, 5000, 5500, ऐसे हायर टेम्परेचर्स पे जो थर्मल रेडिएशंस आते हैं उनका ये डिस्कशन है। तो ऐसे हायर टेम्परेचर्स पे क्या होता है, अगर आपने ब्लैक बॉडी को 3000 केल्विन पे रखा, तो सबसे पहला ग्राफ ये सबसे छोटा वाला, व्हाट डज दिस इंडिकेट? एक ही टेम्परेचर पे, बॉडी अभी कांस्टेंट टेम्परेचर पे है 3000 केल्विन, तो उसका जो हीट इंटेंसिटी है, जो हीट वो रेडिएट कर रहा है, हीट जो बाहर दे रहा है, उसका ग्राफ ऐसे जाता है। इट इंक्रीजेस विद द वेवलेंथ। मतलब जैसे जैसे आप देखोगे कि उसका हीट इंटेंसिटी बाहर दिया हुआ बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे वेवलेंथ भी बढ़ते जाता है। वेवलेंथ बढ़ते बढ़ते अपने पीक पॉइंट तक पहुंचेगा, पीक पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद फिर से वेवलेंथ डिक्रीज होता है, सॉरी इंटेंसिटी डिक्रीज होता है। विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ इंटेंसिटी डिक्रीजेस। तो ग्राफ, ये एक ग्राफ जो मैं एक्सप्लेन करूंगा यही चारों ग्राफ के लिए एप्लीकेबल है। तो इसलिए पहला ग्राफ अच्छी तरीके से समझिए। 3000 केल्विन पे, इतने हाई टेम्परेचर्स पे अगर आपने बॉडी को लिया, एक टेम्परेचर पे बॉडी को रखा है 3000 केल्विन, इस टेम्परेचर पे ये ब्लैक बॉडी हीट इंटेंसिटी एमिट करते करते इंटेंसिटी बढ़ती है, इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, फिर इंटेंसिटी का वैल्यू डिक्रीज होता है। मतलब द रेट ऑफ एमिशन इंक्रीजेस, बिकम्स मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस। तो ये रेडिएंट पावर जो है, जिसको मैं रेट ऑफ एमिशन बोल रहा हूँ या सिंपल लैंग्वेज में हीट एमिटेड बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का बात हो रहा है, तो ये इंक्रीज होता है, पीक पे जाता है और फिर डिक्रीज होता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वेवलेंथ भी आपका बढ़ते बढ़ते जा रहा है। मैं एक टेम्परेचर का बात कर रहा हूँ अभी, एक ग्राफ का बात कर रहा हूँ। सो फॉर अ गिवन टेम्परेचर द ग्राफ इज लाइक दिस। तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है? विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी wavelength is also increasing, or I can say with the increase in wavelength intensity is also increasing, becoming peak and then decreases. तो इंटेंसिटी एक पीक तक जाता है, उसके बाद इंटेंसिटी डिक्रीज होना शुरू होता है। लेकिन जैसे इंटेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ आपका बढ़ते हुए ही जा रहा है। अभी हम लोग को ये वेवलेंथ का जो इंक्रीज हो रहा है ना पूरा, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो हम लोग को पता है कि वेवलेंथ यहाँ पे धीरे धीरे वो जैसे बढ़ रहा है वेवलेंथ,
वैसे उसका एनर्जी एक्चुअली कम हो रहा है. सो इस पीक के बाद उसका एनर्जी कम होना शुरू होगा. सो इंक्रीज इन वेवलेंथ मीन्स डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, एंड डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी मीन्स डिक्रीज इन एनर्जी. तो आगे ये एनर्जी डिक्रीज होते हुए आपको दिखाई दे रहा है. बट वी आर इंटरेस्टेड इन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी. ये ग्राफ का पीक कौन सा? ये पीक है. देखो इस पीक पॉइंट पे वेवलेंथ क्या है. आई रिपीट, ग्राफ का पीक पॉइंट मतलब क्या? वहां पे ये इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम है. मैक्सिमम इंटेंसिटी इज एट दिस पॉइंट. तो इस मैक्सिमम इंटेंसिटी का करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या है देखो, और उस वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं लैम्ब मैक्स. I repeat, lambda max is not the maximum wavelength. Lambda max is the wavelength corresponding to maximum intensity. ऐसा क्यों डिफाइन करना है? क्योंकि at a given temperature the intensity increases, becomes maximum and then decreases. तो ऑफ कोर्स हम लोग को इंटरेस्ट है कि वो पीक पॉइंट कौन सा है, क्योंकि वो पीक पॉइंट फिर आपके ग्राफ को, कर्व को दो हिस्सों में बांट रहा है. एक हिस्सा है जहां पे इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा हिस्सा है जहां पे इंटेंसिटी डिक्रीज हो रहा है. तो एक पॉइंट है जहां पे वो इंटेंसिटी माने हीट रेडिएशन का रेट मैक्सिमम है. तो वो मैक्सिमम कहां पे है? कौन से वेवलेंथ पे है? उस वेवलेंथ को हम लोग बोलेंगे लैम्ब मैक्स, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी. ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से नोट करना. लैम्ब मैक्स इज नॉट द मैक्सिमम वेवलेंथ, इट इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी. ऐसा 3000 केल्विन का ग्राफ हुआ. ऐसा आप 4000 के लिए प्लॉट करो, 5000 केल्विन के लिए प्लॉट करो, 5500 केल्विन के लिए प्लॉट करो, आपको ट्रेंड वही मिलेगा. हर एक टेम्परेचर पे आपने ब्लैक बॉडी को एक टेम्परेचर पे रखा तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा. हीट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, पीक एंड देन डिक्रीज. यही 4 बार होगा. और हर बार अगर आपने ऑब्जर्व किया कि लैम्ब मैक्स मतलब क्या, कि जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है उसका वेवलेंथ, यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम ये है उसका वेवलेंथ, यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम इस पॉइंट पे है उसका वेवलेंथ, और इसका वेवलेंथ. ये 4 क्या है? चारों लैम्ब मैक्स है अलग अलग टेम्परेचर्स में. तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये लैम्ब मैक्स का वैल्यू जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, देखो ये छोटा कर्व 3000 का है, बड़ा कर्व इससे बड़ा कर्व 4000, मतलब टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देखते जाओ कि कर्व का पीक पॉइंट भी बढ़ते ही जा रहा है. लेकिन ये पीक आपका लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है. आप देखो इसका पीक यहाँ पे है, इसका पीक थोड़ा लेफ्ट में है, इसका पीक और लेफ्ट में, इसका पीक और लेफ्ट में. ये क्या इंडिकेट करता है कि इन पीक पॉइंट्स का करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, जिसको मैंने क्या नाम दिया था? लैम्ब मैक्स, ये धीरे धीरे कम हो रहा है. एंड नाउ आई वुड से माय स्टेटमेंट वंस अगेन, ये जो लैम्ब मैक्स है ना, इसका बात हो रहा है, ये लैम्ब मैक्स आपका रेड से लेकर वायलेट की तरफ शिफ्ट होते हुए आपको दिखाई देगा. तो चेक कीजिए, देखो ये 1000 नैनोमीटर माने 10,000 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे, इससे अंदर है ये पीक माने ये 8000 के आसपास हो सकता है, मे बी रेड कलर. तो यहाँ पे अगर रेड मिला पहले केस में, दूसरे केस में आपको ऑरेंज मिलेगा, तीसरे केस में येलो मिलेगा, चौथे केस में ग्रीन मिलेगा, एंड सो ऑन. ऐसा वो धीरे धीरे किधर शिफ्ट हो रहा है? वायलेट की तरफ. 500 से नीचे आ सकता है वो. सो लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, डोंट स्टिक टू दिस कि पहले केस में रेड ही मिलेगा, दूसरे में ऑरेंज ही मिलेगा, तीसरे में येलो ही मिलेगा. इट जस्ट डिपेंड्स कि आप कौन से टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो. अगर इसके बीच का कोई टेम्परेचर है जो मैंने यहाँ पे नहीं कंसिडर किया, वहां पे भी कोई एक वेवलेंथ आपको मिल सकता है. पॉइंट इज व्हाट कि सबसे कम टेम्परेचर पे आपको सबसे ज्यादा वेवलेंथ मिलेगा, दैट इज रेड. क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी सबसे कम है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी माने पावर रेडिएटेड और रेडिएंट पावर, एमिसिव पावर, इंटेंसिटी, सबका मतलब एक ही है, ये सब बढ़ते हुए जा रहा है. ये कैसे समझा? आप देखो इस ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ, देखो इसका एरिया कम है, इसका एरिया और ज्यादा बढ़ गया, इस तीसरे ग्राफ का एरिया और ज्यादा है, चौथे ग्राफ का एरिया सबसे ज्यादा है. सो एरिया अंडर द ग्राफ हियर गिव्स यू द रेडिएंट पावर. कैसे? मैंने शुरू में बोला, फिर से एक बार, एरिया के लिए क्या चाहिए? y इंटू एक्स. वाई क्या है? r बाय लैम. x क्या है? लैम. अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको r मिलेगा. सो एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू द वैल्यू ऑफ r, रेडिएंट पावर, heat radiated per unit area per unit time. So that is area under the graph. So as you increase the temperature, this heat intensity will obviously increase. और जैसे जैसे heat intensity increase होता है वैसे वैसे वो जो wavelength emit कर रहा है, maximum intensity वाला wavelength मुझे चाहिए. ये बीच वाला wavelength नहीं चाहिए. अलग अलग पॉइंट्स पे बहुत सारा wavelength है. हम लोग को सिर्फ वो wavelength चाहिए जो पीक पॉइंट का है. और वो वही क्यों कंसिडर किया? क्योंकि वो उस ग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक wavelength है, हर एक ग्राफ का. क्योंकि उसके बाद और उसके पहले ग्राफ का इंटेंसिटी अलग अलग है.
और वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो वो एक क्रूशियल पॉइंट है. सो दिस इज योर ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन्ड. अभी इसके जो ऑब्जर्वेशंस थे ल्यूमर एंड प्रिंक्सहाइम ने जो दिए थे वो कुछ इस तरीके से है. ये लेटर ऑन वीन ने एंड हेंस उसके बाद लॉर्ड रेली ने एक्सप्लेन किए. वीन ने अपने लॉ में उसको पुट फॉरवर्ड किया, जो हम लोग अगला आर्टिकल देखने वाले हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. अभी वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि आपका वेवलेंथ जो है ना वो ऐसा शिफ्ट हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, हायर से लोअर की तरफ, रेड से वायलेट की तरफ. सीक्वेंस क्या है? रॉय जी बेव. आप नॉर्मली भी आयन को अगर हीट करते हो, ब्लैक बॉडी नहीं, एक दूसरा एग्जांपल देता हूं. अच्छा, ये ग्राफ किसी भी मटेरियल के लिए सेम आएगा. ब्लैक बॉडी अगर आप लेते हो तो उसके लिए तो ऐसे ही आएगा, बट इवन फॉर अदर मटेरियल्स इट हैज बीन फाउंड टू बी द सेम वे. मतलब ये ग्राफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीटिंग के बाद हर एक मटेरियल व्हाइट में तब्दील हो जाता है. तो आप मेटल आयन को हीट करते हो तो हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा हीट किया तो क्या हुआ? रेड हॉट. अच्छा, रेड हॉट जो हुआ है तो ये रेड सबसे पहला कलर दिखना अपने को शुरू होता है, तो बहुत ज्यादा हीटिंग नहीं हुआ है, वो मिनिमम हीटिंग है. उसके बाद आपको रेड के बाद रॉय जी बेव ये सीक्वेंस फॉलो होने वाला है. आर के बाद फिर आपको ओ वाई जी ऐसा दिखेगा. सभी नहीं दिखेगा क्योंकि वो आयन के कैरेक्टरिस्टिक में जो है उतने ही वेवलेंथ आपको दिखेंगे, मतलब कलर दिखेंगे. वेवलेंथ माने कलर. सो आप उस आयन को अगर हीट करते जाओ तो पहले रेड दिखेगा और उसके बाद में बाकी सारे कलर्स जो भी पॉसिबल है वो दिखेंगे. तो वहां पे भी रॉय जी बेव यही सीक्वेंस रहेगा नॉर्मल बॉडी के लिए भी, बट वहां पे सारे वेवलेंथ्स नहीं आएंगे. ब्लैक बॉडी में सारे वेवलेंथ्स कंसीडर होंगे, कवर होंगे. दैट इज द मेन डिफरेंस. अच्छा, अभी इस ग्राफ ल्यूमर एंड प्रिंक्सहाइम के ग्राफ के कंक्लूजन्स क्या है? तो ये है जो मैंने आपको बताया वही है. एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इज नॉन यूनिफॉर्म. मतलब क्या? आप देखो ना, कर्व जो है ये नॉन यूनिफॉर्म है. ऐसा नहीं कि जितना इधर है उतना ही उधर है, वो सिमेट्रिक नहीं है. मैंने सिर्फ ये बोला कि वो पीक पॉइंट ग्राफ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, दो सेम हिस्सों में डिवाइड नहीं करता है, वो नॉन यूनिफॉर्म है. At a given temperature, R increases initially, reaches maximum and then again decreases. वही तो डिस्कस किया. Lambda max is the wavelength corresponding to maximum intensity. Point to be noted, it is not the maximum wavelength. Area under the curve is Q by AT, that is R by lambda into lambda. Area के लिए क्या सिखाया था? Product of Y and X. तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हो तो आपको R मिलेगा which is Q by AT. Remember R का फॉर्मूला क्या है? Q by AT. Y एक्सिस पे R by लैम है, X पे लैम है. प्रोडक्ट लिया तो लैम कैंसिल होकर R मिलेगा. ये peak of the curve shifts to the left, that is lambda max decreases with the increasing temperature. lambda max decreases, वही मैं बता रहा हूँ. रॉय जी बेव रेड से लेकर वायलेट की तरफ, तो ये आपका सीक्वेंस इसका रहेगा रॉय जी बेव. पिग्योर का उल्टा ऐसा शिफ्ट हो रहा है. इस डिस्प्लेसमेंट को वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ऐसा बोलते हैं. आपका ये ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे कि वो जो लैम्ब मैक्स है और जो टेम्परेचर है उसका रिलेशन इनवर्स है, एंड दैट इज द वीन्स लॉ. अगला जो लॉ हम लोग को देखना है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये वही है कि लैम्ब मैक्स डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है आप देखो लैम्ब मैक्स कम कम होते जा रहा है. दैट इज आवर नेक्स्ट लॉ. एट हायर टेम्परेचर Q by AT इंक्रीजेस. Q by AT मतलब क्या? एरिया अंडर द ग्राफ. अच्छा, आपने यहाँ पे लिखना है एरिया अंडर द ग्राफ इस पॉइंट के लिए, पॉइंट नंबर 5. ओके, तो एरिया अंडर द ग्राफ इज Q by AT. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वो बढ़ते जाता है. एंड एट 300 केल्विन माने रूम टेम्परेचर पे इसका वैल्यू लैम्ब मैक्स का होता है काफी ज्यादा वैल्यू है. ये 50,000 एंगस्ट्रॉम हो गया, दैट इज इंफ्रारेड. रेड से काफी ऊपर है जिसको हम लोग इंफ्रारेड ऐसा बोलते हैं. सो दीज आर योर ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम. इट वाज recently properly explained by Max Planck using his quantum theory of light. And this thing you will have to note down when you are writing this in your notes. आपको एक पॉइंट और करना है, वो है इस ग्राफ का दूसरा वर्जन भी ड्रॉ करना है. ये वेवलेंथ वाला वर्जन है. अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेते हो f, तो ये ग्राफ आपका राइट में शिफ्ट होगा. माने ये जो पीक है ना जो लेफ्ट में जा रहा है, क्यों? क्योंकि लैम्प कम होते हुए जा रहा है. वैसा वो राइट में शिफ्ट होगा क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते जाएगा. तो आपने यही ग्राफ, ये पहला इधर ड्रॉ करो, दूसरा ये जो पीक है ना ये ऐसा राइट में जाएगा, तीसरा और उधर जाएगा, चौथा ये पीक और इधर जाएगा. मतलब ये सारे जो है ना ये ऐसे शिफ्ट कर दो. ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको पूछते हैं. रेडिएंट पावर पर यूनिट वेवलेंथ वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ. सो पीक कर्व्स शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड. ये आपने एडिशनली ड्रॉ करके रखना है. As per our discussion of black body radiation spectrum, the observations made by Lumer and Pringsheim, further the theoretical explanation of the same was given by Wien.
and as we discussed in the graph, the graph is shifting to the left, that is wavelength is decreasing, that shift, that displacement to the lower side, rho Ig wave, is stated in a law called as Wien's displacement law. And Wien stated that the Lamb max, remember in that entire graph, उस पूरे ग्राफ में हम लोगों को पीक पॉइंट ही कंसिडर करना है जहाँ पे इंटेंसिटी माने रेडिएंट पावर Q अपॉन AT जो होता है वो मैक्सिमम हो, और उस मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट, मैक्सिमम हीट रेडिएशन वाले पॉइंट का जो वेवलेंथ है लैम्ब मैक्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ही वो लैम्ब मैक्स डिक्रीज होगा। इट इज द सेम थिंग बट वी आर कंक्लूडिंग इट फ्रॉम दैट ग्राफ। ग्राफ में जो डिस्कस किया मैंने आपको एक ग्राफ का एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया है, वही चारों ग्राफ्स के लिए एप्लीकेबल भी है, लेकिन उसका कंक्लूजन ये है कि लैम्ब मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। The wavelength corresponding to maximum intensity is inversely proportional to the absolute temperature of the body. So lambda max is equal to B by T. B is a constant, and lambda max into T can be written as B, and this B is called as Wien's constant. Wien's constant, the value is 2.897 into 10 raised to minus 3 meter Kelvin. अच्छा ये यूनिट कैसे आया? Lambda max into T, इन दोनों का प्रोडक्ट। Lambda max wavelength, length meter, temperature केल्विन। हाँ, ये एक चीज आपने नोटवर्दी करना है कि T जो है वो केल्विन में ही होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, क्योंकि एज पर आवर अर्ली डिस्कशंस और प्रेवोस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, बॉडी कैन रेडिएट एट ऑल द टेम्परेचर्स। हम लोग रेडिएशन सीख रहे हैं, ये रेडिएशन का ही बात चल रही है कि वो रेडिएशन अगर बाहर जा रहा है एक सर्टेन टेम्परेचर पे जा रहा है तो उसका लैम्ब मैक्स क्या रहेगा। लैम्ब मैक्स मतलब ऐसा वेवलेंथ जहां पे इंटेंसिटी उस टेम्परेचर पे मैक्सिमम हो। सो वो लैम्ब मैक्स और टी का रिलेशन ये है, ये उस ग्राफ का ही कंक्लूजन है, उसमें वीन्स कांस्टेंट का ये वैल्यू है। नाउ बेस्ड ऑन दिस देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर डिफाइंड, हॉट स्टार्स एंड कूल स्टार्स। हॉट स्टार्स का टेम्परेचर होता है 10,000 केल्विन, कूल स्टार्स का 3,000 केल्विन। हॉट स्टार्स जो होते हैं उनको व्हाइट ड्वार्फ्स और कूल स्टार्स को रेड जायंट्स ऐसा बोला जाता है। व्हाइट ड्वार्फ्स, ड्वार्फ्स मतलब छोटा साइज, तो यहाँ पे उनका जो मास होता है वो करीबन मास ऑफ द सन के आसपास होता है, 2 into 10⁻30 kg। एंड दीज जायंट्स, इनका मास सन के मास के 8 टाइम्स तक जा सकता है। मतलब हर एक स्टार का अलग अलग रहेगा, बट इट विल बी मल्टीपल ऑफ द मास ऑफ द सन अप टू 8th मल्टीपल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज जायंट्स। अच्छा, रेड क्यों बोला है, इसको व्हाइट क्यों बोला है? क्योंकि हायर टेम्परेचर पे जैसे हम लोग हीट करते जाएंगे वैसा वैसा वो जो बोला ना रॉ Ig वेव, वो होते जाएगा, लेकिन फाइनली वो वाइट में तब्दील हो जाता है। एट सच एन एनॉर्मस हीट, वो कौन सा मेटल है, कौन सा मटेरियल है, उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। एंड ओवरऑल वी हैव सीन कि ये जो हीट रेडिएशन है या ये जो अमाउंट ऑफ हीट बाहर आ रहा है वो किसी मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और फाइनली जाके वो वाइट हो जाता है। अभी इतने हाई टेम्परेचर पे नो कलर्स, सारे कलर्स एमिट होके फाइनली वो व्हाइट में तब्दील हो जाएगा, इसलिए उनको व्हाइट ड्वार्फ्स ऐसा बोलते हैं। और 3000 केल्विन मतलब कम टेम्परेचर है। यहाँ पे कैसा, ज़्यादा टेम्परेचर है तो ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी है तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी है, लेकिन वेवलेंथ कम होते जाएगा। यहाँ पे कम टेम्परेचर है, लेस टेम्परेचर सो लेसर एनर्जी, लेसर एनर्जी सो लेसर फ्रीक्वेंसी, लेसर फ्रीक्वेंसी सो ग्रेटर वेवलेंथ। ग्रेटर वेवलेंथ किसका है? रेड का, इसलिए इनको रेड जायंट ऐसा बोला जाता है। सो व्हाइट ड्वार्फ्स एंड रेड जायंट्स 10,000 एंड 3,000 केल्विन इसी पे बेस्ड है। मैंने वही एक्सप्लेन किया, हायर टेम्परेचर है तो लोअर वेवलेंथ रहेगा, लोअर टेम्परेचर है तो हायर वेवलेंथ रहेगा। वीन्स लॉ का एक एप्लीकेशन ये है।